Hello, my dear student. Today we are going to start our new class 12 history. Class 12 history. Chapter Greek beats God. My dear student, if you have remember, in my last class, I was discuss about the Harappan civilization economy. And in economy, in the economic system of the industrial civilization, economic system of Harappan civilization, that was divided into three parts. What I taught you, आपको हमने इसके बारे में बताया और पढ़ाया भी. तो हमने वहां आपसे कहा था कि एग्रीकल्चर, ट्रेड, हमने आपसे कहा एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड पास्टोरलिज्म. हमने आपसे, माय डियर स्टूडेंट, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट एग्रीकल्चर. टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पास्टोरलिज्म. आइए पास्टोरलिज्म को समझते हैं. इंडस इकोनॉमी में पास्टोरलिज्म को समझते हैं. अगर बात करें हम पास्टोरलिज्म, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एनिमल है, एनिमल कैटेगरी जो है, इनको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे. एक वाइल्ड और एक पेट आर डोमेस्टिक. वाइल्ड एनिमल जो जंगली जानवर है और पेट एनिमल आर डोमेस्टिक एनिमल, वो जानवर जिसको इंडस वैली से ऐसे लोग पालते थे. तो यहाँ पे क्लियर है कि जानवरों के दो समूह के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन दी गई है. माय डियर, विदाउट एनी हेजिटेशन you have to understand that the whole civilization, everyone, if you will mindly observe, then you will find that two types of animal groups that was found. If you have remember my previous class where I discussed you the seal of Protosiva, the seal of Protosiva where mentioned one thing, that the one yogi posture, human who seated बैठा हुआ है. एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि जो एनिमल्स हैं, द डिफरेंट एनिमल्स, कई सारे जानवर जो ग्रुप में बने. कौन कौन से जानवर हैं? मैंने आपसे कहा था राइनो, मैंने आपसे कहा एलिफेंट, मैंने आपसे कहा था राइनो, एलिफेंट, टाइगर और बुफेलो. ये एनिमल बने हुए हैं. साथ ही साथ डियर और स्नेक है.
क्या है? पेट में अगर आप बात करें तो राइनो, यूनिकॉर्न, बुल, हाउंड बुल, then after S, then after camel, कैमल्स हैं, गधे या कच्चर है, कुबड़ वाला, सांड है, राइनो है, एलिफेंट है, टाइगर है। इसके अलावा कुछ बोन्स मिले हमें, कुछ हड्डियां भी मिली। कौन सी हड्डी? तो कहता है हड्डी की अगर हम बात करें, स्पेशली कुछ जगह की हड्डियों की हम बात करें तो वो हड्डियां हैं, वो हड्डी मिलेगी किसकी? कहता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, घड़ियाल की। तो कहता है ये घड़ियाल की हड्डियां वहां आई, कैसे आई? साथ ही साथ कालीबंगा से क्या मिले? फायर अल्टर्स। फायर अल्टर्स के साथ साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई थी, जैसे उनके साथ कुछ हड्डियां, अधजली हड्डियां भी मिली वहां से। फायर अल्टर्स, कुछ हड्डियां जली हुई मिली। इन हड्डियों के आधार पे भी ऐसा कहा जाता है कि इन जानवरों का उपयोग केवल वो अपने कार्यों के लिए करते रहे होंगे, या तो वो हंटर्स होंगे, शिकार करते रहे होंगे और फिर उन्हें ला करके उसे खाते होंगे, या फिर रिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए उनकी सेक्रीफाइसेस दी जाती होगी और वो इसका इस्तेमाल करते रहे होंगे। बहरहाल एक बात क्लियर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जानवरों के कई सारे ग्रुप से वो परिचित थे और उनका इस्तेमाल वो समय समय पे करते थे। माय डियर, विदाउट एनी हेजिटेशन, द pastoralism that was the main industry of the Indus Valley civilization people. I have already informed you in your previous class that whole civilizations that was widely spread from the Sortugui to Alamgirpur and Daimabad to Manda, it was near about 13 lakhs square kilometer areas. A different type of animal that was found on that area. So someone that was wild and someone that was domestic. इनाम गांव से बकरे के साक्ष्य मिले, गोट, सीप, पिजन, पीकॉक, आउल, क्रो, इनकी भी एविडेंस हमको वहां से प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। तो इन चीजों के आधार पे भी हम ये कह सकते हैं कि पूरी इंडस्ट्री रिच थी, इनके साथ साथ पूरा का पूरा डेवलपमेंट हमें। तो पास्टोरलिज्म में इतना है। एक चीज क्लियर यहां रखिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पास्टोरलिज्म इंडस्ट्री से परिचित थे। वो लोग पशुओं को पालते थे, पालने में दोनों यूज किया जाता रहा होगा, दूध के लिए भी यूज करते होंगे और मांस के लिए भी यूज करते रहे होंगे। इट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वेज और नॉन वेज दोनों कैटेगरी में आते थे। तो दैट इज द पास्टोरलिज्म। इसके अलावा हमने बात की थी कुछ चीज़ों पे, जिस पे हमने कहा था आपसे कि एग्रीकल्चर की बात की थी। एग्रीकल्चर से दोनों को कनेक्ट करेंगे, यदि इफ वी कनेक्ट द बोथ, आई मीन टू से दैट एग्रीकल्चर से और हम एग्रीकल्चर और पास्टोरलिज्म की बात करें तो एग्रीकल्चर और पास्टोरलिज्म एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि जब हम लिखते हैं प्लग फील्ड और जब हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या मिलती है, दोनों के लिए बुल, बुलक कार्ट के एविडेंस मिलती है। हड़प्पा से बुलक कार्ट हमें मिला, कहां से का, तो ये इससे एक चीज क्लियर मान लीजिए, ये लोग इन जानवरों का प्रयोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी करते रहे होंगे। एस की एविडेंस मिलेगी, एस, देन आफ्टर कैमल, ये दोनों एविडेंस हमें कालीबंगा से मिल रहे हैं।
ये चीजें बता रही हैं कि ट्रांसपोर्टेशन करते थे। हाथी का हेड मिला, एलिफेंट का हेड है। एलिफेंट हेड, ये एलिफेंट हेड जो थी हड़प्पा से प्राप्त हुई। तो हड़प्पा से मिलने वाले एलिफेंट के हेड जो ये बताते हैं कि ये लोग हाथी से भी परिचित थे। एक इत्तेफाक की बात है कि इंडस से कहीं से भी घोड़ों के एविडेंस नहीं मिले, सिंगल एविडेंस नहीं मिला घोड़ों का हमें। इवन सुरकोतडा से एक दांत मिला, जिससे कुछ इतिहासकार घोड़े के दांत को मानते हैं। एक टेराकोटा की आकृति मिली जो घोड़े से मैच करती हुई है, और इतिहासकार कहते हैं कुछ लोग कि ये घोड़ा रहा होगा। डियर स्टूडेंट, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग, बट नाउ ए डे द रिसर्च इज गोइंग ऑन, और आज के इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बदलाव हो रहा है। इट मीन्स कि अभी इतिहास के गर्त में, अभी ये भविष्य के गर्त में क्या है, कहाँ से एक्सकर्शन होगा और क्या चीजें मिलेंगी, कौन कौन सी जानवरों से वो परिचित थे, इन सारी चीजों में अभी काम होना बाकी है। सनौली पे रिसेंट एक्सकर्शन कराए जा रहे हैं। वहां से अभी वर्तमान इतिहासकारों का मानना है कि घोड़ा जरूर रहा होगा, क्योंकि जो चैरियट मिले हैं वो सिंगल चैरियट हैं और इतने छोटे हैं कि उसमें बुल को हम नहीं रख सकते। वहां रखने के लिए हमें घोड़े को ही रखना पड़ेगा, इसलिए वहां घोड़ा मान के चलना पड़ेगा। माय डियर, आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड। ये तो हुआ पास्टोरिज्म। अब इनके साथ अगर हम पूरे एग्रीकल्चर की चीजों को काउंट करें, एग्रीकल्चर को जोड़ें, तो आप पूरी चीजों को एक साथ कनेक्ट कर दें। कैसे? अब किन किन पॉइंट्स को, किन किन चीजों को कनेक्ट करेंगे, क्या क्या चीजें जुड़ेंगी? देखिए, मैंने एग्रीकल्चर में कई सारी चीजों को आपसे बात की थी, और मैंने आपसे कहा था कि जैसे एग्रीकल्चर के एविडेंस बात करते हुए मैंने कहा था कि प्लग फील्ड, मैंने आपसे कहा था केनाल्स, मैंने आपसे कहा कि प्लाउ, हमने आपसे कहा डैम, हमने आपसे कहा वाटर रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर, ये चीजें वो सोर्स है, वो चीजें जिससे हम एग्रीकल्चर को भी समझ सकते हैं, और इनमें वो जो एक एलिमेंट्स के रूप में, तत्व के रूप में वो जुड़ेंगे, वो उनसे जुड़ेंगे, और ये चीजें आ जाएंगी किसमें, ये सारी चीजें आपके उन पॉइंट्स में करेक्ट हो जाएंगी कि आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर एंड पास्टोरिज्म बोथ आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द इंडस इकोनॉमी। They connected with each other. They were part of the economy. Even it proved that कि कुछ लोग जो गांव में रहते थे या छोटे कस्बों में रहते थे, वो इनके सहारे अपना काम करते थे। So, my dear, I hope you are getting understand. ये चीजें वो पास्टोरिज्म को समझना, पास्टोरिज्म की बातों को इसलिए समझना, एग्रीकल्चर के साथ ही आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो हमने आज पास्टोरिज्म पे बात की, हमने एग्रीकल्चर पे बात की। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आर्ट एंड क्राफ्ट पे होगा। आर्ट एंड क्राफ्ट पे हम उन चीजों को भी जोड़ के देखेंगे कि किस तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट में, इंडस इकोनॉमी में आर्ट एंड क्राफ्ट का था इंपॉर्टेंस। माय डियर, आर्ट एंड क्राफ्ट को पढ़ने के लिए या इंडस इकोनॉमी को समझने के लिए, और उसमें जो ट्रेड एंड कॉमर्स पोर्शन है उसको समझने के लिए, सबसे पहले हमको एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड को समझना पड़ेगा। First, we have to discuss on the route, trade route. I mean to say that transportation. My dear, I hope you have remember I have discussed the different times that the transportation is very important for the mobilization. Mobilizing civilization को mobilize करने के लिए transportation महत्वपूर्ण रोल निभाता है। The archaeological evidence which gives us information about that the Indus Valley civilization people, they uses the two routes, land route and sea route. Land route for the internal trade and sea route for the external trade or foreign trade. As far as the matter of internal trade, the bullock carts, ass, camel,
donkeys may be that was used by the Harappans people, and a seal which was found from Lothal, where they clearly mentioned the boat or ship on the Lothal seal, it was found. It is also given in your book. आपकी किताब में ये चीजें दी गई. एक्सट्रीमली सॉरी. तो अगर आप वहां से देखें इन चीजों को तो वो समझ सकते हैं, आप उन चीजों को आसानी से आप ले सकते हैं. तो आर्ट एंड क्राफ्ट पे हम विस्तार से बातें करेंगे. आर्ट एंड क्राफ्ट को भी हम देखेंगे. और जब आर्ट एंड क्राफ्ट हम देखेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट के पहले एग्रीकल्चर के कुछ पोर्शंस को आप देख लीजिए. तो दोनों को मिला के जैसे करेंगे तो आपका पूरी कंप्लीट इकोनॉमी तैयार हो जाएगी. कंप्लीट इकोनॉमिक सेक्शन आपका तैयार हो जाएगा. तो ये जो सेक्शन है पूरा इकोनॉमी का, वो आपका रेडी हो जाएगा. What it proved? It proved that they stored a huge amount the grains in their granary. They also proved that the surplus production that was available in industrial civilization. So that's why city was emerged. It would be emerged with the help of surplus production. Granary is given this evidence. The granary is also found in Harappa and Mohenjo-daro. Mohenjo-daro, it was situated in the citadel, and Harappa, it was situated in the lower town. So granary proved that they plowed the huge amount of surplus production. उपजाते थे ये बड़े पैमाने पे लोग. So that's why I am saying the granaries at some Harappan sites clearly suggested that the cereals were produced in the large quantities that not only were all the immediate needs, My dear, this line is very important. It's not only were all the immediate needs of the people duly met with, but there was also the enough resolve to face any future problems or emergency. कुछ भविष्य के जो इमरजेंसीज थी उनके लिए ये लोग कुछ चीजों को स्टोर करते रहे होंगे. That is what I am saying. It is very important things. The principal cereals seem to have been wheat and barley. Rice, though known was favored grain, 6 varieties of millets, including ragi. आप काउंट करिए. Kerala के how many types? The rice, through known was the favored grain, 6 variety of millets, including ragi. 6 variety of millets. How many varieties? It has 6 variety of including ragi, रागी उसमें छुआ हुआ था. 6 प्रकार के दालों का उल्लेख करता है. कहता है कि रागी उनमें से एक था. कोदो, सावा, ज्वार were cultivated as also peas and beans. Remains of rice have been found mainly from Gujarat and Haryana, Rangpur and Lothal, the 2 places where the evidence of rice was found. 2 places, Rangpur and Lothal, Gujarat and Haryana, where the bran of rice that was found. Rice was the favorite food. I mean to say that कि ये सबसे महत्वपूर्ण रहा होगा. Even they like very much wheat. गेहूं ज्यादा पसंद करते थे. Mehergarh, that was the place where first time excavated the wheat and dates, cotton, wheat and dates. 3 चीजों के एविडेंस हमें बड़े पैमाने पर मिले.
अलग अलग जगहों पे कालीबंगा से हमें मस्टर्ड मिले, ग्राम मिले, क्रिस क्रॉस प्लग में। तो ये तमाम सारी फसलों का उपयोग ये करते थे अपने समय में। दैट इज व्हाट इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग which you have to understand. The other crops included dates, mustard, fragments of cotton cloths found at Mohenjo-daro and other sites. So that cotton was also grown. Cotton has been found at Mehrgarh at least 2000 years before the mature phases of the civilization. This is the oldest evidence of cotton in the world. My dear, it is the very strange matter. In my previous class, I also discussed with you that cotton was the very, very important things for the industrialist civilization and for their trade also. Cotton was famous. Trading goods, it was like very much for the other civilizations people. On the behalf of cotton, this civilization is called Sindhan and then after Indus. Greek called cotton Sindhan. ग्रीक सिंधन कहते हैं, सिंधन से सिंधु बनी, सिंधु से सिंधु सभ्यता का निर्माण हुआ, सिंधु से नदी का नाम रखा गया। It was found in India before 2000 years ago. The place that was Mehrgarh, which I also discussed with you. कॉटन भारत में सबसे पहले उगाए जाने वाली फसलों में से एक थी। पूरी दुनिया में सबसे पहले कॉटन की खोज, कॉटन की खेती भारत में शुरू हुई। हमारे पास इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। We have that we are saying that cotton is the oldest crop that was cultivated in India. It was it was related from the mature Harappan phases. मेच्योर पपीज ये सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक थी। माय डियर, आप कोई चीजें नहीं भूलें। मैंने कई सारे क्रॉप्स के नाम बता दिया आपको। मैंने कॉटन कह दिया, मिलेट्स कह दिया, रागी किया, राइस का, वीट का, डेट का। प्लीज ट्राई टू राइट डाउन दिस नेम्स। इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू, आपके लिए बड़ा ही यूजफुल होगा। देन आफ्टर agriculture was generally practiced along their river bank, most of which were flooded during the summer and monsoon. The flood deposit every year the fresh alluvial silt, which is highly productive and for which no major furrowing certainly are. No manures and irrigation are required. Dear, what I told you, different times, different way. I try to teach you that site situated in the river bank or semi-arid zone where the huge amount of fertile land was available. Alluvial soils was deposited by the different rivers and their, Indus River and their the tributaries. And that's result, this area was very productive. It helpful for the Indus Valley civilizations people to grow the huge amount of surplus production. बड़े पैमाने पे ये लोग उनका डिपॉजिट करना, बड़े पैमाने पे उन चीज़ों को एकत्रित करना और फिर उनकी सहायता से ये लोग अपनी फसल को एक जगह कलेक्ट करते थे. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द ग्रेनरीज अवेलेबल इन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन. ग्रेनरीज अन्न के गोदाम उपलब्ध थे. अन्न के गोदाम जो उपलब्ध थे वो ये प्रूव करते हैं. आई मीन टू से दैट ग्रेनरी प्रूव दैट द सरप्लस प्रोडक्शन वाज इन यूज अमाउंट ड्यूरिंग दैट टाइम. They also aware of the emergency. It may be कि in future they have to face. ग्रेनरी बनाने के क्या प्रयोजन रहे होंगे? What was the thoughts of that type of people? I mean to Indus people. Why they made the granaries? What was the reason behind that?
Maybe some historians believe that it was used for the trading purpose. But some other historians believe that no, it was used for the future problems also. They were aware of that the different type of natural disasters, and they stored the grains, surplus grains. और इन लोगों ने इन चीजों को किया, इकट्ठा किया, ग्लेनली बनाई. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप सोचिए, यू कैन एज्यूम, यू कैन थिंक दैट, you can imagine that before 5,000 years ago, the people, they were aware of the natural disaster and the problem, the scarcity, the vulnerability, of the crisis of the foods. So that's why they made the grain days. उन्होंने इसका प्रयोग किया, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया. My dear, so my dear, what I'm saying, the Indus economy, that is in Indus economy, the trade and commerce is very important. Trade and commerce. आई होप मैंने क्लियर चार्ट के माध्यम से दिखाया कि जो एक्सटर्नल ट्रेड था, जो बाह्य व्यापार था, जो फॉरेन ट्रेड था, वो कहाँ से कनेक्टेड था. इजिप्ट से, मेसोपोटामिया से, सुमेरियन, बेबीलोनियन, अकाडियन से, मागन से, दिलमुन से, और जो इंटरनल ट्रेड था उस विलेज टू टाउन, टाउन टू सिटी. आई होप यू हैव रिमेंबर, आपको कुछ चीजें याद होंगी, कुछ पॉइंट्स याद होंगे जहां पे मैंने आपसे कहा था कि सारे बड़े शहर सिंधु घाटी सभ्यता के शहर ही नहीं थे. सिंधु घाटी सभ्यता के सारे जो साइट्स एक्सकवेट हुए सभी बड़े नगर नहीं थे, बल्कि उनमें से कुछ बड़े नगर, कुछ छोटे कस्बे और कुछ गांव थे. तो जो गांव थे, गांव से कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स शहरों की तरफ जाते थे और शहरों से पके पकाए चीजें बना करके गांव में भेजी जाती थी. ये व्यवस्था थी. बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, जानवरों का प्रयोग ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता रहा होगा, और फिर इससे ही व्यवस्था एक दूसरे के साथ चलती रही होगी. हमने आपसे ये भी कहा था, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन देयर वर नो क्वाइन, दे यूजेस द बार्टरिंग सिस्टम. बार्टर सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम का मतलब कि वस्तु के बदले वस्तु, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करना. सपोज करिए मेरे पास कोई गुड्स हो, राइस हो, और राइस के बदले मैंने क्या ले लिया, मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले लिए.
तो ये जो एक्सचेंज है, ये सिस्टम बार्टरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग थी। और भी मेजरमेंट्स पे बातें करेंगे और चीज़ों को भी देखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।